नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वंस अगेन वेलकम टू फर्टिलिटी दोस्त। चलिए आज बात करते हैं कुछ फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के बारे में। सो वी हैव दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, कैन यू स्टॉप द बायोलॉजिकल क्लॉक। अगर हम सोचें, सो व्हेन वी जस्ट चेक अबाउट आवर एज और कुछ तो हमें लगता है कि यार कुछ रिंकल्स आने लगे हैं फेस पे, लेट्स डू सम मसाज, सम फेशियल। तो क्या ऐसा हम अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कर सकते हैं? कैन वी डू सम मसाज और सम टच अप विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आवर ओवरीज, ताकि वो फिर से चकाचक हो जाए, फिर से वो एक यंग एज में पहुंच जाए। सो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। इज इट रियली पॉसिबल टू डू दिस? इज इट रियली पॉसिबल टू जस्ट हम अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थोड़ा सा यू टर्न दे दें with age? Rather we can say that that spotlight is on 35 years. तो क्या उस स्पॉटलाइट को हम शिफ्ट कर सकते हैं? और अगर हम वहां पहुंच गए तब भी हमारी ओवरीज, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा यूट्रस एकदम वैसा ही ब्यूटीफुल रहेगा जैसा कि जब हम 20s में थे वैसा था। So let's talk about this and what all we can do to keep our ovaries, our reproductive system, uterus healthy and beautiful. Some important tips, और अगर ऐसा कुछ हो भी गया है तो फिर what next? IVF ही चांस है, सेल्फ साइकिल IVF है या डोनर है? तो बहुत सारी ऐसी चीजें। And for this, we have Dr. Parul Katyar from ART Fertility Clinics with us. And Delhi NCR people, they are like हमारे अगर हम बात करें तो हमारी कम्युनिटी, हमारे जो दिल्ली एनसीआर के पीपल हैं, they are much familiar with this name. And whenever Dr. Parul visit our platform for live session, तो लोग हमेशा बोलते हैं कि मैम उनको जल्दी से दोबारा बुलाइएगा with another topic. So viewers, let's start the session. And हाँ, आप अपने सवाल पोस्ट करना मत भूलिएगा क्योंकि आज हम आपके सब सवालों का जवाब देंगे। नमस्कार, good evening, Dr. Parul. Welcome to Hi, good Fertility. evening. So viewers, we have our very known own Dr. Parul Katyar from ART Fertility Delhi Centers. And अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि गुड़गांव में हूँ तो दिल्ली जाके ट्रीटमेंट कराना मुश्किल है, then don't worry. At times she do visit Gurgaon Center also. And Dr. Parul is a co-medical director of ART Fertility Clinics. ART Fertility Clinics के सेंटर all over इंडिया में है। दिल्ली के गुड़गांव में तो है ही है और पार्ट्स में भी है। एंड इफ यू वांट टू मीट देयर स्पेशलिस्ट, देयर एक्सपर्ट्स, देन प्लीज लेट अस नो. She is a very known name, we can say, in our IVF cycles with more than 13 years of experience. एंड अगर हम बात करें पब्लिकेशंस की, कॉन्फ्रेंसेस की, तो हर जगह डॉक्टर पारुल का नाम लिया जाता है। तभी आज हम बात करेंगे इनके साथ कि एक्चुअल में फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन को क्या हम यूज कर सकते हैं अपने ओवरीज या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बायोलॉजिकल क्लॉक को पीछे करने के लिए। सो डॉक्टर पारुल, ओवर टू यू। क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं? अगर हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन की बात करें तो ये एक टेक्निकल टर्म है और फर्टिलिटी के फील्ड में इसका मतलब ये है ऐसी कोई टेक्निक जिससे कि जो फर्टिलिटी जिन लोगों की फर्टिलिटी एट रिस्क फॉर डिक्लाइन है, उन लोगों की फर्टिलिटी को इट्स नॉट अबाउट रिस्टोरिंग, इट्स अबाउट ऐसा कुछ करा जाए जिससे कि उनकी फर्टिलिटी वैसी रहे या उनके पास वो पोटेंशियल रहे कि विद टाइम या किसी टाइम पे जब वो जाके आगे बेबी करना चाहें तो वो उनके पास कैपेबिलिटी हो या उनके पास वो तरीके हों जिससे कि वो अपने ही एग से या अपने ही स्पर्म से बेबी कर सके। सो बेसिकली ये एक टेक्निकल और एक टेक्निक बेस्ड ट्रीटमेंट है जिसको कि हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कहते हैं। So Dr. Parul, usually we discuss about कि ऐसे cases में low AMH females are more suitable for such conditions, और या अगर कहें तो आजकल there's a new word, poor ovarian reserve. So low AMH and poor ovarian reserve, क्या ये सच में दोनों बहुत different हैं? और क्या इन दोनों कैटेगरी की फीमेल्स को यू एडवाइज फॉर दिस प्रिजर्वेशन प्रोसेस? सबसे इम्पोर्टेंट ये है समझना कि फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए कौन लोग
और कौन हु आर द बेस्ट कैंडिडेट्स। सो मैं फीमेल की बात करूंगी सबसे पहले। तो फीमेल के लिए ऐसी कोई फीमेल जिसको ऐसी कोई ट्रीटमेंट कराना है जिसकी वजह से उसकी ओवरी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और ओवरी वो ऑर्गन है जहाँ पे हमारे एग्स होते हैं। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट जिससे कि हमारे एग का नंबर या उसकी क्वालिटी डिक्लाइन हो सकती है, पर वो ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है, तो वो अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए। दूसरा, वो ऐसे लोग, ऐसी फीमेल्स जिनको ऐसी कोई डिजीज है जो कि विद टाइम प्रोग्रेस करती जाएगी, और उससे होने वाले ओवरी में जो डैमेज है, इवन इफ उसमें कोई ट्रीटमेंट हो या ना हो, बट ओवरी उससे अफेक्ट होती है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस। तो राइट। ऐसे लोग भी यंग एज में, जिनको पता है कि उनको डिटेक्ट हो गया है ऐसी डिजीज और आगे चल के इनको प्रेगनेंसी करने में दिक्कत होगी, तो जब ये डिजीज माइल्डर फॉर्म में है तब फर्टिलिटी अपनी प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ताकि आगे चल के अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है तो उनके पास अपने रिजर्व है जिससे वो यूज कर सकते हैं। और तीसरे, वो लोग जो कि अभी प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं है, दे आर यंग, दे आर फुली केपेबल कि उनको बेबी हो जाए, बट वो रेडी नहीं है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनके पास वो एक ऑप्शन रहे कि जब सम इयर्स डाउन द लाइन उनको चाहिए अपना बेबी, तो ऐसा ना हो कि तब ये बोला जाए कि अब तो बस निकल गई, अब आप उस बस में नहीं चढ़ सकते, बिकॉज हर फीमेल में एक फिक्स्ड ओवेरियन रिजर्व है, और वो रिजर्व एज के साथ में डिक्लाइन होता जाता है, साथ ही साथ उसकी क्वालिटी भी कम होती जाती है एग्स की। तो इसीलिए एक टाइम आता है जबकि हम कहते हैं कि हमारी रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो खत्म हो जाती है, एंड ये 40 इयर्स के बियॉन्ड तो काफी सीवियरली देखा जाता है इफेक्ट डिक्लाइन पे, और बहुत कम प्रेगनेंसीज होती हैं 42 के ऊपर अगर लोग अपने एग से ट्राई करें। सो अगर यही फीमेल्स के पास वो एग्स हों जो उनकी जब वो यंग थे, तो क्या वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो यही फीमेल के लिए फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन है कि किसी तरह से वो अपने उन एग्स को यंग एज में प्रिजर्व करके रख ले, और वो रखे रहे जब तक कि उनको उनकी आवश्यकता ना पड़े, और ताकि एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी उनके पास तब अवेलेबल हो जब वो उसको चाहते हैं। सो ये है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। इसके कई टेक्निक्स हैं जिसको एग फ्रीजिंग कहते हैं, ओवेरियन टिश्यू फ्रीजिंग कहते हैं, बट अल्टीमेटली इन सब में हम डिले नहीं कर रहे हैं कि हम अपनी ओवरी के अंदर ही अपने अंडों को बचा के रखेंगे, नहीं, उनको निकाल के हम एक लैब में फ्रीज करके रख सकते हैं ताकि उनपे हमारी एजिंग का कोई इम्पैक्ट ना पड़े। मेन राइट। में भी ऐसा ही है कि वो अपने स्पर्म्स को प्रिजर्व करा के रख सकते हैं, स्पेशली अगर ऐसी कोई उनको ट्रीटमेंट कराना है जिससे कि उनकी टेस्टिकल्स डैमेज हो सकती है, स्पेशली कैंसर ट्रीटमेंट्स, क्योंकि कैंसर से होने वाली जो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी है, जो कि हेल्प करते हैं जो कैंसर में ग्रो करते हुए सेल्स को किल करने में, वही दवाइयाँ ओवरी में अंडों को भी किल कर सकती हैं और स्पर्म्स को भी किल कर सकती है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे बहुत सीवियर इम्पैक्ट पड़ता है फिर फर्टिलिटी पे। और क्योंकि अब कैंसर सर्वाइवल बहुत अच्छा हो गया है, तो बहुत लोगों को इच्छा होती है कि अगर हम अब डिजीज फ्री है तो अपना एक बेबी कर सके। तो अगर ट्रीटमेंट से पहले वो अपने एग्स और स्पर्म को फ्रीज करा लेंगे, तो जब वो रेडी होंगे तो इवन इफ दे डोंट हैव द एग एंड स्पर्म एट दैट टाइम, they will be able to have a baby. But Dr. Poerul, as you discussed that before starting the treatment of cancer or chemotherapy, so क्या उस time पे sufficient time है? Because as a female, if I want to preserve my egg or egg freezing में जाना चाह रही हूँ, then I really do need stimulation injections and all that. तो उसका impact मेरी body पे क्या होगा, या मेरे जो कैंसर ट्रीटमेंट जो मेरे डॉक्टर कर रहे हैं, क्या वो इतना अवेयर हैं कि मुझे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे? सो इज दिस होल प्रोसेस पॉसिबल? सी एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली जब किसी कोई कैंसर वर्ड सुनता है तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि जान बचनी चाहिए। और ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, बिकॉज कैंसर ट्रीटमेंट से अब सर्वाइवल काफ़ी हो गया है और डिजीज़ भी ये बहुत कॉमन होती जा रही है। और जो फियर होता है कि पता नहीं बचेंगे कि नहीं, तो इसलिए
कई बार हम इस बारे में सोच नहीं पाते, पर अगर आप देखें तो एक एक साइकिल, मतलब सीमेन फ्रीजिंग तो बहुत ही सिंपल है। ट्रीटमेंट शुरू होने से एक दिन पहले जाके उनको स्पर्म सैंपल अपना देना है और उसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं, क्योंकि एग्स को ग्रो करना पड़ता है तभी हम उनको निकाल सकते हैं, तो उनको करीब 10-12 दिन का टाइम चाहिए होता है टू प्रिजर्व और टू डू द ट्रीटमेंट। Right. इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इतना टाइम होता है, क्योंकि कई बार सर्जरी, कैंसर डिटेक्ट होने पे एक सर्जरी होती है और सर्जरी के कुछ दिन बाद ये थेरेपी स्टार्ट होती है, तो इस दौरान ये ट्रीटमेंट को करा जा सकता है। या फिर मोस्टली डॉक्टर्स भी इतना टाइम, ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो बता देते हैं कि हमारे पास इतना टाइम है। अगर कोई बहुत ही शॉर्ट ऑन टाइम है तो उसमें भी ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं, जैसे इन विट्रो मैच्योरेशन, जिसमें कि बहुत छोटे एग्स को भी निकाला जा सकता है, और कुछ सेंटर्स में ओवेरियन टिश्यू, मतलब पूरी ओवरी को ही प्रिजर्व कर सकते हैं। डेफिनेटली ये एक स्पेशलाइज्ड, सुपर स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ थिंग है, बट टाइम होता है। अनलेस एंड अनटिल किसी को ग्रेड 4 कैंसर है या जिसमें कि एनी हाउ सर्वाइवल रेट्स बहुत कम है, तो उसमें डेफिनेटली लाइफ को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, और उन केसेस में प्रोबेबली हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन नहीं कर सकते। बट दूसरा क्वेश्चन जो आपका था वो था कि क्या सब आते हैं। अनफॉर्चुनेटली एज आई सेड कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बारे में जितनी अवेयरनेस हम फैला सकें उतना अच्छा है। अ, बहुत बारी ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर के डॉक्टर्स कई बारी गाइड करते हैं, कई बारी वो नहीं गाइड भी करते, बिकॉज प्रोबेबली उनके लिए भी लाइफ इज इम्पोर्टेंट। Hmm. बट अगर उनके पास, किसी भी पेशेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी है, तो उनको कंसिडर करना चाहिए, स्पेशली अगर कैंसर सर्वाइवल रेट्स आर गुड इन अ पर्टिकुलर कैंसर। तो हमें ये पता है कि कीमो रेडियोथेरेपी के बाद में प्रेगनेंसी रेट्स विल बी वेरी बैड, क्योंकि एक क्वालिटी खराब हो जाती है। सो अवेयरनेस इज लेस, एंड दैट इज वाई आपके ये जैसे सेशंस हैं, दे रियली हेल्प, बिकॉज आपको बहुत लोग सुनते हैं, तो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि ये टेक्निक्स हैं एंड ये रेलेवेंट टेक्निक्स हैं। इनसे बहुत से दुनिया भर में अब बच्चे हुए हैं, और बहुत अच्छा कैंसर सर्वाइवल रेट है, लाइक ब्रेस्ट कैंसर में और सब में। तो why not think about it and take an opinion? Right. So I think we have few cases with us where we have this males who are connecting with us that can we go for preservation and all that. So we advise them ki yes, you can, and please talk to your related doctor about this. Right. Dr. Parul, we have one query about as we were discussing about the life-threatening disease. So if the lady is on antidepressant or any kind of such treatment, so is it possible for her to get her eggs freezed? Yeah, so actually antidepressant treatment shouldn't, एक और खैर आई रीस्टार्ट। सो Hmm. जो मेडिकेशंस होती है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये समझना है, एग्स जो होते हैं वो काफी रेजिस्टेंट होते हैं टू, यू नो, कि हम कोई गोली खा रहे हैं तो क्या उससे एग में अबनॉर्मैलिटी हो जाएगी? नो, नॉट वेरी कॉमन, अनलेस एंड Oh, अनटिल हम ऐसी कोई दवाई दे रहे हैं जिससे डैमेज हो जा रहा है। जो बेबी होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है टू मेडिकेशंस, ओके? तो उसमें अबनॉर्मैलिटी आ सकती है, इसीलिए जो प्रेगनेंसी का टाइम है उसमें hmm. बहुत सारी मेडिकेशंस आर नॉट अलाउड, क्योंकि वो बेबी की डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकती है। बट ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं जो कि आप अगर ले भी रहे हैं और आपको बस अपना एग फ्रीजिंग कराना है, तो वो उसको आपको ना स्टॉप करने की जरूरत है, और ना ही उसको लेने से आपके एग की क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। सो इसलिए अगर आप एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हो, या ऐसी कोई बीपी की दवाई होती है जो आप ले रहे हो, या कभी कभी शुगर होती है बहुत ज्यादा, तो ओरल मेडिसिन चल रही होती है, कई बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो चल रही होती हैं, तो उसका कोई इम्पैक्ट एग की फ्रीजिंग टेक्निक पे नहीं आएगा। डेफिनेटली जब आप वो एग्स को यूज करके बेबी प्लान करोगे, तब आपको फिर से एक बारी अपनी दवाइयों को, अपने ट्रीटमेंट को रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये बेबी के लिए सेफ ना हो। Okay, that is more important So actually. we have Right, to differentiate between egg freezing and pregnancy. pregnant. Especially अगर कोई medicine चल रही है, तो mostly don't worry about egg freezing and during that time. But yes, when you get pregnant, we have to revisit it. Okay, right. So I think
जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, सो एज डॉक्टर पारुल जस्ट मेंशन, प्लीज चेक विद योर डॉक्टर वंस अगेन। एंड अगर आपकी मेडिसिन कुछ इससे रिलेटेड हैं या आप हाई डोज पे हैं, देन प्लीज डू विजिट योर कंसर्न डॉक्टर। और इन केस यू आर इन दिल्ली एनसीआर, यू कैन विजिट डॉक्टर पारुल एंड एक थॉरो चेकअप, एक थॉरो कॉल जरूर लीजिए इससे पहले डिसाइड करने के कि नहीं अब सब कुछ चीजें खत्म है। So, Dr. Parul, and if we talk about now embryo freezing, because egg freezing पे बहुत सारे लोग जाना नहीं चाहते, if they are with partner or they are into this relationship, then they thought about embryo freezing is the better option. अब जब हम embryo freezing की बात करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं झगड़ा हो जाता है डे 3 और डे 5 में। तो उसको कैसे हम, ऑब्वियसली दिस इज नॉट आर पॉइंट टू डिसाइड कि क्या है, डॉक्टर डिसाइड करेगा, बट देन चारों तरफ ये सवाल घूमते हैं कि आपने डे 3 पे क्यों फ्रीज कर दिया, आप ब्लास्टोसिस्ट पे जाते। तो व्हाट यू सजेस्ट एंड रादर व्हाट यू एडवाइज टू आवर व्यूअर्स राइट नाउ? So, more than advice, I will tell you what we practice. So, now IVF has progressed very well, and good labs are as good as a womb. मतलब अगर हमें एम्ब्रियो को ग्रो करना है और हम चाहते हैं कि हमें बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिले, तो हमें उसे मैक्सिमल चांस देना चाहिए कि वो लैब में ग्रो करे। और लैब में जो मैक्सिमल ग्रोथ है वो ब्लास्टोसिस स्टेज पे होती है एम्ब्रियो की। मतलब वहां तक हम लैब में बेबी को ग्रो कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड हम लैब में बेबी को अभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। सो एनी डे blastocyst embryo will give you a much more definitive chance of pregnancy because वो further grow किया और उसके में हमें ये better पता चला है कि इसका potential दूसरे embryo से बेहतर है। So given a chance, you should always try and go for a blastocyst culture of the embryos, especially if your doctor is confident कि उनकी lab is doing well. बिकॉज लैब का एम्ब्रियो ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो इन आर प्रैक्टिस एट आर्ट फर्टिलिटी, I think we are doing 99% of our embryos. Or I would say in the last 1 year, I think 100% of our patients have undergone a blastocyst culture of the embryos, and we hardly do any day 3 freezing or transfer. वो बहुत डायर सिचुएशन में ही करते हैं जहाँ पे पेशेंट इज नॉट रेडी टू टेक अ रिस्क कि एक ही एम्ब्रियो है, पता नहीं ब्लास्टोसिस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, एंड दे डेफिनेटली वांटिंग कि no, we don't want to take a risk. So of course then we cannot force the patient. Otherwise we do blastocyst transfer for all our patients now. Right. And यहाँ पे I really want to tell something to my viewers that as Dr. Parul is saying, we have excellent results with her. I would say that ART fertility clinics, and especially with Dr. Parul, we have many of our community members taking treatment, and they are really happy with lab conditions. And as Doctor just mentioned, day 5 transfer. Doctor, next very important point over here is that how to differentiate between age and fertility preservation, because we have many cases nowadays where like we have some or the other issues with uh, relationship issues. So at times we don't want to pursue in this field, हम नहीं चाहते कि हम अपनी फैमिली आगे बढ़ाएं। तो इस कंडीशन में आई एम विद माई पार्टनर, लेकिन माई पार्टनर इज नॉट रेडी फॉर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन थिंग, सो उसमें आप क्या सजेस्ट करोगे कि एग फ्रीजिंग पर ही जाया जाए या अगेन एम्ब्रियो फ्रीजिंग ही करें? सी एक्चुअली बिना अगर पार्टनर अग्री नहीं कर रहे तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग तो आप कर नहीं सकते, बिकॉज आप जिनके साथ आपकी शादी हुई हुई है या मैरिड हैं हम, तो अगर वो अपना स्पर्म नहीं देंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डू एम्ब्रियो फ्रीजिंग फॉर इन दैट केस। सो ओनली एग फ्रीजिंग इज देयर एज एन ऑप्शन, सो दैट इज व्हाट कैन बी कंसिडर्ड। राइट। सो आई थिंक इन्होंने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछा है, तो यू मस्ट हैव आपने सुना होगा कि आप सिर्फ एग फ्रीजिंग पे जा सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर हियर इज कि अगर मैं एग फ्रीजिंग की सोच रही हूँ तो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टेस्ट और एनी स्कैन्स दैट आई शुड कंसिडर बिफोर गोइंग फॉर दिस प्रोसेस?
सी सबसे इम्पोर्टेंट टू कंसिडर कि सक्सेस क्या होगा. सक्सेस इज नॉट एग फ्रीजिंग, सक्सेस इज अ लाइफ बर्थ. कि हमको इस प्रोसेस करने से क्या फ्यूचर में लाइफ बर्थ होने का या बेबी होने का चांस है कि नहीं है. तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है एज, स्पेशली फीमेल्स के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स एज सबसे बड़ा फैक्टर रोल प्ले करती है. सो अगर आप कंसिडर कर रहे हैं कि अभी आपको बेबी नहीं चाहिए, आप यंग है, सो डू नॉट थिंक कि आई विल वेट फॉर 2-3 years एंड देन आई विल गो फॉर एग फ्रीजिंग. सो अगर आप सोशल मतलब या अपने पर्सनल रीजन से एग फ्रीजिंग करा रहे हैं, तो द यंगर यू आर एट द टाइम ऑफ एग फ्रीजिंग, द बेटर इज द चांस ऑफ प्रेगनेंसी. फर्स्ट थिंग, forget anything, matlab less than 35 is the best time to get the egg freezing done, because as the age advances the quality will deteriorate. तो जो फ्रीज एग निकलेंगे वो उतने हेल्दी नहीं होंगे, उनका नंबर कम होता जाता है, और जब हम उनसे एम्ब्रियो बनाते हैं तो उनकी भी क्वालिटी इफेक्ट होती है और प्रेगनेंसी रेट एज के साथ में कम होता जाता है. तो आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि एक डेटा है जो ये कहता है कि अगर आपकी एज 35 से कम है, सो अगर आप 15 to 20 एग्स प्रिजर्व करेंगे तो देर इज अ 70 to 80% चांस कि बेबी होगा, मतलब वेन एवर यू वॉन्ट टू. लेकिन वहीं अगर आप 38 के आसपास हैं तो आपको 20 to 25 एग्स चाहिए टू इंश्योर अ 60% चांस ऑफ प्रेगनेंसी. और 40 के ऊपर तो ये है कि कोई खास डेटा नहीं है कि कितने एग्स चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एग्स जितने भी मिले, पहले तो एग्स कम होते जाते हैं, उसके बाद राइट. में उनकी क्वालिटी डेट्यूरेट होती जाती है. तो अगर हम 38 पे 20 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर 40 पे तो हमें 40 एग्स एक्सपेक्ट करने होंगे जो कि फीमेल के अंदर होते ही नहीं है. सो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इज योर एज. सेकेंड थिंग इज टू डू द एग रिजर्व टेस्टिंग, कि करेंटली आपके एग रिजर्व कैसा है. एंड थर्ड, उसके लिए ब्लड टेस्ट भी है और अल्ट्रासाउंड भी. एंड थर्ड, क्या आपको कोई ऐसी इलनेस या ऐसी कोई गायनेकोलॉजिकल बीमारी है, स्पेशली एंडोमेट्रियोसिस है. सो एंडोमेट्रियोसिस में ओवरी में एंडोमेट्रियोमा बनते जाते हैं, सिस्ट बनती है और वो ओवरी को डैमेज करती जाती है. और अगर आपको उसके साथ होने वाला कोई भी सिम्टम है, लाइक बहुत पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है और आप उसको निकलवाने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको एग फ्रीजिंग के बारे में जरूर सोचना चाहिए बिफोर द सर्जरी. क्योंकि जैसे ही सर्जरी होगी हो सकता है आपके सिम्टम्स इंप्रूव हो जाएं, बट उससे एग क्वांटिटी बहुत सिवियरली इफेक्ट होती है. और ये देखा गया है कि ऐसे केसेस में इवन इफ द एज इज लेस, सर्जरी के बाद ट्रीटमेंट आउटकम पुअर होता है वर्सेस सर्जरी से पहले. जबकि लोगों को ये लगता है कि अगर सिस्ट है तो मैं सिस्ट निकलवा दूंगी एंडोमेट्रियोसिस की तो मेरी फर्टिलिटी एनहांस हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है. सो ये 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है. आप यंग एज पे कराइए, एग रिजर्व अपना टेस्ट कराइए, बी श्योर कि आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं है, देन यू आर रेडी फॉर एन fertility preservation procedure. Right. And I think this endometriotic surgery is really important because we have seen many cases related to this. And if you are thinking of this laparoscopic surgery or any kind of surgery for your endometriotic cyst, please do talk with your doctor. And Yeah. हो सकता है आपके पास अभी भी टाइम हो, आपके रिजर्व्स अच्छे हों, so that you can preserve them. Yes. डॉक्टर पारुल, आजकल बहुत केसेस हैं वेयर वी कॉल इट देम एज पुअर ओवेरियन रिजर्व. सो हाउ टू कैटेगराइज, क्योंकि यंग एज में भी लोगों के साथ ये इश्यूज, ये प्रॉब्लम आ रहे हैं. सो उन लोगों के लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं या सिंपल एज यू जस्ट मेंशन अबाउट द सी बेसिक एक्चुअली टेस्ट? अनफॉर्चुनेटली हम लोग भी बाफल्ड है, क्योंकि इतनी यंग एज पे आजकल लड़कियां आ रही है, इनफैक्ट इवन मेल्स आ रहे हैं जिनमें कि स्पर्म काउंट या तो बहुत कम दिखता है या फिर एग रिजर्व बहुत कम आ रहा है. अब इसका कारण क्या है ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है. ये हो सकता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है दैट इज़ कॉजिंग अ प्रॉब्लम, हमारे डाइटरी चेंजेस हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि कुछ जेनेटिक हो या ये हमारे एवोल्यूशन का पार्ट है. वी आर नॉट श्योर व्हाट हैज लेड टू अ सडन स्पर्ट. दूसरा एक और चीज ये है कि पहले इतना सेंसिटिविटी, या पहले शादी जल्दी होती थी और लोग बेबीज जल्दी करते थे. टाइम्स हैव चेंज. तो अब हम लोग क्या नॉर्मल है कि 30-31 पे शादी होगी. पहले अगर हम देखें तो प्रेगनेंसीज वर हैपनिंग इन द 20s. तो हो 20.
अब और दूसरा, अब टेस्टिंग हैज बिकम मोर सेंसिटिव। एएमएच जैसे टेस्ट पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, जितने अच्छे अल्ट्रासाउंड हम कर सकते हैं पहले नहीं होते थे। तो द डिटेक्शन हैज इम्प्रूव्ड। साथ ही साथ हमने हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हम प्रेगनेंसीज भी लेट करने लगे हैं। तो हो सकता है वही लड़की जिसका एग रिजर्व कम दिख रहा है, बट पहले जो है उसके पास एक अच्छा पोटेंशियल होता है इफ शी हैड प्लान फॉर अ प्रेगनेंसी अर्ली। सो ये सब चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं टू पुअर ओवेरियन रिजर्व। And there is not one thing which I can tell you ki probably this is the reason why one girl ends up with a poor egg reserve. There are multiple factors, and we need to just look at all those factors and see ki what is best for them. Right. So we can say that there is no age limit, or you can visit the fertility center at any age. Uh, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप तैयार होने चाहिए आपके फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए. And doctor, what about males? Usually, when we talk about males या male factor की बात करें तो है कि millions में है हमारे पास सामान, तो हमें प्रिजर्व क्यों करवाना है? तो आप बताइए क्यों ज़रूरत है? मैंने आई थिंक कॉज तो पहले बताया था। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसी कोई डिजीज या ऐसा कोई ट्रीटमेंट जो कि डायरेक्टली टेस्टिकल को इफेक्ट कर सकता है, लाइक कैंसर थेरेपी या कोई ऐसी सर्जरी हो रही हो टेस्टिस पे, जैसे कभी वैरिकोसील सर्जरी जो कि बहुत कॉमन है, लोग इनफर्टिलिटी के लिए कराते हैं, पर कुछ लोगों में उसका उल्टा इफेक्ट दिखता है कि वैरिकोसील कराया और स्पर्म काउंट इनफैक्ट जीरो हो गया। कई बार हर्निया सर्जरीज जो होती है जो यंग मेल में करानी पड़ती है। सो ये सब वो प्रोसीजर्स है जिसमें कि थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। 95% केसेस में कुछ नहीं होगा, बट देर आर 5% केसेस जिनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है फॉर समथिंग दैट गोज रॉन्ग। एंड उन इसीलिए अगर ऐसी कोई ट्रीटमेंट होने वाला है या ऐसी कोई सर्जरी प्लान्ड है डायरेक्टली आपके टेस्टिकल्स के आसपास, तो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन इज अ वेरी गुड थिंग टू डू। अब जो मिलियंस की बात है वो इसीलिए है बिकॉज यू नो वन एग इज इफेक्टिव टू गिव अ बेबी, and you need millions of sperms to attract that one egg. So ultimately, somewhere, this is how it is. Even though they are in millions, but ultimately only one sperm in those millions is effective. So we have to understand that nature ने इसको इसीलिए इतना बनाया क्योंकि इतने की जरूरत है, इतने सारा उसको रास्ता ट्रैवल करना है। तो पहुंचता वो एक ही स्पर्म है जो एक के पास पहुंचता है। तो फिर इसीलिए मिलियंस, एक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मिलियंस इज नीडेड। तो इवन इफ इट इज नॉट, सपोज इट इज नॉट इन मिलियंस एंड इन थाउजेंड्स, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये प्रोबेबली कम है और वहां तक पहुंचने के लिए सक्षम नहीं है। तो इन लोगों को भी, स्पेशली जहाँ पे वो देखते हैं कि पहले 5 मिलियन दिख रहा था, अब 3 मिलियन दिख रहा है, 2 मिलियन दिख रहा है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिख रहा है, वहां पे फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन जरूर कराना चाहिए। Right. And इसी से related one more question, that how often we should go for semen analysis? Once in a year, 6 months? Because we have one query जहाँ पे इनके husband एक sports person है, and she's saying that we are seeing the decline in the quantity of when we are going for semen analysis. So उनका मानना है कि we are yet not ready for family. So how often we should go for testing and check? See, I don't see that there is any need to do testing all the time. अगर इनको इतना कंसर्न है तो एक सीमेन सैंपल फ्रीज करा के रख ले, यू नो, एंड इट कैन बी फ्रोजन फॉर 5 years. बट व्हेन एक बारी बेसलाइन टेस्ट हो गया और अगर वो ठीक है और आपको कुछ उसमें अबनॉर्मल नहीं दिख रहा है, सो देर इज नो पॉइंट टेस्टिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट लुकिंग टू हैव अ बेबी। तो अगर बहुत कंसर्न है तो आप एक सैंपल या एक सीमेन सैंपल फ्रीज कर लीजिए। बट इट डजेंट मेक एनी सेंस कि आप हर 6 मंथ्स में एक सीमेन टेस्ट करा के देख रहे हैं टू टू प्रिपेयर योर सेल्फ कि अच्छा आज ये फॉल हो रहा है तो अब मैं प्रेगनेंसी प्लान करूंगी या अब हम प्रेगनेंसी प्लान करेंगे। इट डजेंट मेक एनी सेंस बिकॉज अगर वो इतना फॉल ही हो जाएगा और आप तब तक वेट करते रहेंगे कि हम तभी प्लान करने वाले हैं कि जब हम या तो रेडी हो या हमारा सैंपल या सीमेन बहुत खराब हो जाएगा, तो प्रोबेबली इट्स अ फ्यूटाइल एफर्ट यू आर मेकिंग। सो माइट एज वेल बी मोर सेंसिबल अबाउट इट एंड प्लान आइदर अ बेबी अर्ली, स्पेशली अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि देर इज अ प्रॉब्लम, or go for a semen freezing so that the future is secure in a way. Right.
Is it really like possible, or is it really possible to take medicines for 3 months and work on the semen quality? So, next question we have this. See, yes, see, there are medicines that are available to enhance the quality of the egg and sperm, but there is no definitive cure. अगर किसी का स्पर्म बहुत खराब है तो कोई गारंटीड मेडिकेशन नहीं है, तो आप डेफिनेटली, अगर आपके पास टाइम है और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं और आपका कोई लाइफस्टाइल फैक्टर है या ऐसा कोई फैक्टर है जिसकी वजह से स्पर्म में प्रॉब्लम आपको लगता है, तो आप वो उसको क्वालिटी को एनहांस करने के लिए मेडिकेशन ले सकते हैं। बट डू नॉट एक्सपेक्ट वंडर्स कि ये दवाई से अगर कोई स्पर्म क्वालिटी बहुत खराब है तो वो एकदम परफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ऐसी कोई दवाई एग्जिस्ट नहीं करती है। Right. So I think we touched upon the main part, right? So डॉक्टर पारुल, एक यहाँ पे लोगों को एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच दे हैव इन देयर माइंड, कि क्या सिर्फ एएमएच लो होने पे या एएफसी काउंट कम होने पे ही प्रिजर्वेशन पे जाया जाए, और वी कैन जस्ट विजिट द सेंटर एंड चेक द थिंग्स एंड प्रिजर्व? क्या प्रिजर्वेशन के लिए कोई मेडिकल कंडीशन होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, यही मैं आपको शुरू में बोला कि आप जितने यंग हो उतना अच्छा आपका आउटकम है। एक्चुअली अगर एग रिजर्व कम ही हो गया है, सो एनी हाउ वीव लॉस्ट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। सो Right. आइडिया इज टू थिंक अबाउट इट कि क्या हमको एग अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व करानी है, एंड बी अवेयर कि आपके चांसेस क्या हैं। अगर आप इसको यंग एज पे कराएंगे, गुड फर्टिलिटी के साथ कराएंगे, या फिर आप वेट करते रहेंगे और तब कराएंगे जब आपका एग रिजर्व कम हो जाएगा। सो लो एग रिजर्व प्रोबेबली इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। मतलब वो एक रीजन नहीं है कि आप फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कराएं। रीजन होना चाहिए कि आपको बेबी चाहिए लेटर इन लाइफ, बट योर करंट सर्कमस्टांसेस आर नॉट conducive फॉर यू टू हैव अ बेबी, या वो फेवरेबल नहीं है कि आप अभी बेबी कर सके, तो उसको प्रीएम्प्टिवली आप अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं बाय प्रिजर्विंग द एग्स या स्पर्म, कि जब आपको इनकी जरूरत पड़े तब ये ना हो कि ओ अब तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। सो डोंट वेट फॉर अ टाइम कि आपका एग रिजर्व कम हो गया और आपको अभी भी बेबी नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे 4-5 साल लगने वाले हैं और आई एम ऑलरेडी टचिंग 33-34 और अब मैं 38 पे जाके प्रेगनेंसी प्लान कर पाऊंगी या मैं शायद तभी रेडी हो पाऊंगी, तो गो हेड एंड प्रिजर्व द एग्स एंड एटलीस्ट एंजॉय द लाइफ दैट यू आर लिविंग। राइट। और जरूरी नहीं है कि वेट करना पड़े कि नहीं नहीं अब 35 नो, तक रुक जाती हूँ अभी बिल्कुल करवाऊंगी। नहीं। आप 28 पे रेडी है, आप 28 पे कराइए। आप 30 पे रेडी है, आप 30 पे कराइए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू अगेन से कि पुअर एग रिजर्व इज नॉट एन इंडिकेशन। इंडिकेशन ये ही है कि जैसे एंडोमेट्रियोसिस में भी तो अल्टीमेटली पुअर एग रिजर्व होता है, तो इसलिए ये राइट। बोलते हैं कि आप जल्दी कराइए उसको, उस स्टेज तक मत पहुंचिए कि प्रेगनेंसी का चांस कम होता जाएगा। बिकॉज जैसे जैसे एग रिजर्व कम होगा वैसे वैसे प्रेगनेंसी का चांस कम ही होने वाला है। मतलब इट बिकम्स अ स्ट्रगल इवन विद आईवीएफ टू गेट प्रेग्नेंट। Right. So we can say that please don't waste time. It's not important whether you are with your partner or not, married है नहीं है। अगर आपको लगता है कि you still have those few years lined up, कुछ important काम करने हैं, जॉब को टाइम देना है, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां हमें लगता है कि नहीं, we are not ready mentally and physically, then please visit a good center, go for preservation. एंड इम्पॉर्टेंटली आप वही सेंटर सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे लैब कंडीशंस आर रियली गुड, एंड फॉर दैट वी अगेन एडवाइज यू टू विजिट एआरटी फर्टिलिटी क्लिनिक्स। दे हैव सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया, और अगर आप वहाँ जाके आप डॉक्टर के साथ, एम्ब्रियोलॉजिस्ट के साथ भी इवन यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड सी के यस दे आर गोइंग टू डू द राइट थिंग विद योर कैमीज। डॉक्टर आई थिंक दिस। हाँ जी प्लीज। एक एक चीज मैं बस आपको मतलब अपने व्यूअर्स को बताना चाह रही थी कि बहुत बारी एक ये फियर होता है कि हम हमारे अगर अभी एग्स निकाल लिए जाएंगे तो ओवरी तो खाली हो जाएगी और आगे चल के हमारा एग रिजर्व कम हो जाएगा। तो इसको मैं बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि हर महीने हमारी ओवरीज में एक एग तो ग्रो करके रिलीज होता है, बट उसके साथ में बहुत सारे एग्स जो होते हैं
वो ग्रोथ के लिए रेडी होते हैं, बट बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस वो डाई आउट कर जाते हैं। सो और टाइम के साथ में ये नंबर्स हमेशा, हर महीने आप ये सोचिए, वी डू नॉट नो द रियल काउंट, बट प्रोबेबली 10, 15, 20, 25 डिपेंडिंग अपॉन योर आर एग रिजर्व, हम एग्स लूज कर रहे हैं नेचुरली। सो ये जो टेक्निक्स हैं जिसमें कि हम एग्स को निकाल के फ्रीज कर रहे हैं या हम आईवीएफ कर रहे हैं, ये टेक्निक्स उन्हीं एग्स को जो कि हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से डाई आउट हो जा रहे थे, हम उनको बाहर से हार्मोन्स देके उनको एक तरह से मोटा ताजा करके निकाल लेते हैं। एंड वी डू नॉट, एंड दीज टेक्निक्स से आपको कभी भी आपकी एग रिजर्व पे कोई फ्यूचर में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज आपका एग रिजर्व नॉर्मल है और क्योंकि आपने एग फ्रीजिंग कराई है इसकी वजह से आपका एग रिजर्व खराब हो जाए या क्वालिटी खराब हो जाए। ऐसा आपकी फर्टिलिटी पे कोई इन ट्रीटमेंट्स का इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली एज के साथ में एग रिजर्व और क्वालिटी दोनों डिक्लाइन करेगी। सो आप इस चीज को लेके मत डरिए कि क्या ये करने से मेरा नेचुरल प्रेग्नेंट होने का चांस खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट, ये आई आपके थिंक दिस लिए इज रियली इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे यस, जरूरी है। बिकॉज यंग गर्ल्स को हमेशा लगता है कि मैंने अभी ये करा लिया तो अब मैं आगे शायद कभी नेचुरली कंसीव नहीं कर पाऊंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा आपके एग रिजर्व के ऊपर। राइट। ये तो आपके लिए आई थिंक वो जैकपॉट वाला हिसाब है, आपके एग्स भी पड़े हुए हैं और यू कैन कंसीव नेचुरली आल्सो। हाँ, या यू कैन से सो। Right. So thank you, Dr. Parul, and thank you, ART Fertility Clinics, for arranging this special informative session. I think this is a need of an hour. This is really important to know about your body and to know कि yes, हम आज यहाँ पे हैं, अगर कल थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो भी हम अपने खुद के सेल्फ प्रेगनेंसी के केपेबल हैं। सो डोंट लूज होप विद लूजिंग द ईयर्स। डेफिनेटली हम उस क्लॉक को वापस नहीं कर सकते, हम आपको दोबारा से यंग नहीं कर सकते, बट कुछ काम हम आपके एग्स के साथ जरूर कर सकते हैं। आई होप कुछ ऐसा होना चाहिए था डॉक्टर पारुल कि हम अपनी ओवरीज को या अपने एग्स को भी वापस से फ्रेश कर पाए। श्योर ऐसा होगा, वी आर जस्ट नॉट देयर। तब तक इसी से काम चला लीजिए। Right. And Delhi NCR people, please do visit ART Fertility Clinic and meet Dr. Parul to know more about your chances of conception. जरूरी नहीं है एग फ्रीजिंग ही आपके लिए है, क्या पता सिंपल IUI से ही आप कंसीव कर जाए। डोंट लूज होप एंड डू विजिट। थैंक यू डॉक्टर पारुल, थैंक थैंक यू यू पूर्णिमा सो फॉर योर टाइम, थैंक यू एवरीवन, गुड डे। मच। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।